नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से मैं सुनील कुमार। आज देश के मौसम के एक हाल को लेकर मैं आपके सामने हूँ। आप टेलीविज़न के पर्दों पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो, इन सब को देखकर दहले हुए होंगे अगर आपने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ख़ासकर हिमाचल यहाँ के वीडियो देखे होंगे। तो जिन हिमाचली शहरों के बीच आप में हमें से बहुत सारे लोग पर्यटक की हैसियत से कभी गए होंगे, वहाँ पे अपनी गाड़ियों में गए होंगे, बसों में गए होंगे और देखा होगा कि कैसा खूबसूरत प्रदेश है। एक तरफ पहाड़ है पूरा, दूसरी तरफ खाई है पूरी, और उसके बीच की सकरी सड़कों से होकर जिस रफ्तार से वहाँ के स्थानीय ड्राइवर जिस तरह से ले जाते हैं, कभी दिल भी दहलता है। धीरे धीरे करके भरोसा होता है कि नहीं, हम सुरक्षित हाथों में हैं, वहाँ के लोग माहिर हैं। लेकिन अभी मैं वहाँ के वीडियो देख रहा हूँ हिमाचल के, तो जो प्रमुख शहर हैं वहाँ के, उनको जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, जो राष्ट्रीय हाईवे हैं या जो प्रदेश के जो हाईवे हैं जिनमें बसें चलती थी, आमने सामने से आकर बसें गुजरती थी, वहाँ पे अभी सड़क इतनी भी नहीं बची है कि उससे एक मोटरसाइकिल निकल सके। पूरी की पूरी सड़क ही बह गई है, पूरी की पूरी सड़क ही घाटी में चली गई है, कुछ नहीं बचा है वहाँ पे। उसको देख कर मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वो अगले महीनों तक या साल भर तक वो सड़क वहाँ पर दोबारा बन पाएगी। एक पूरा पहाड़ खड़ा करना पड़ेगा। तो दो तीन वजहें इसकी रहीं। एक तो बारिश उस इलाके में ज़्यादा हुई, दूसरा ये है कि हिमाचल के ऊपर कहीं पर बादल फटा, क्लाउड बस्टिंग कहते हैं उसको, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करना चाहें तो। उसमें यह है कि बादल फटता है आसमान में और बहुत थोड़ी सी देर में, बहुत कुछ ही मिनटों में एक सीमित इलाके में अंधाधुंध पानी गिरता है और उससे ऐसी बाढ़ आती है वहाँ की नदी में जो सब कुछ बहा कर ले जाती है, क्योंकि उतने पानी के लिए नदी की कैपेसिटी नहीं रहती, उसकी क्षमता नहीं रहती है उतनी। लेकिन इस बार पंजाब के शहरों का जो हाल देखने मिल रहा है, इस बार हरियाणा के गांव कस्बों का जो हाल देखने मिल रहा है, इस बार देश की राजधानी दिल्ली का जो हाल देखने मिल रहा है, वो बहुत ही भयानक है। मैं अभी ताज़ा आंकड़े देख रहा था, यहाँ आपके सामने आने के ठीक पहले तक के आंकड़े देख रहा था। तो आज सुबह तक का मौसम का जो आंकड़ा है, यमुना की बाढ़ का जो आंकड़ा है, वो बताता है कि खतरे की सीमा से 3 मीटर ऊपर पानी चल रहा था आज सुबह। और अभी दोपहर के आंकड़े मुझको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन शायद खतरे की सीमा से 5 मीटर ऊपर तक जाने का खतरा था इस वक्त तक का। 10 फीट होता है 3 मीटर का, मतलब एक मंजिल। हमारे मकान की एक मंजिल करीब 3 मीटर की होती है। अगर नदी का पानी खतरे से उतना ऊपर आ चुका है तो आप ये सोच सकते हैं कि नदी के किनारे के जो गांव हैं, कस्बे हैं, शहर के जो इलाके हैं, वहाँ पर पहली मंजिल पूरा डूब जाने जितना हो चुका है। उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे, अगर वो इलाके ऊंचे हैं तो कुछ कम डूबे होंगे। लेकिन दसियों हज़ार लोग दिल्ली में बनाए गए सैकड़ों राहत शिविरों में ले जाए गए हैं। और ये हाल केवल नदी के किनारे बसे हुए गरीबों का नहीं है। जो बड़ी पॉश दिखती हुई, बड़ी संपन्न दिखती हुई कॉलोनियाँ हैं, वहाँ भी कारें तैर रही हैं। किसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली में जाकर हौसलामंद, जो सिख समुदाय के हौसलामंद लोग हैं, इस समुदाय का नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोगों को खाना पहुंचाने में सिख लगे हुए हैं, लोगों को बचाने में सिख लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि एक समुदाय के रूप में अगर मुसीबत में दूसरों के सबसे ज़्यादा कोई एक समुदाय काम आता है, वो सिख समुदाय है, इसलिए उसका नाम लेना ज़रूरी है। ये लोग जिस तरह से एक एक घर में जाकर वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को उठा कर ला रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पर रख रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं और वहाँ से निकाल रहे हैं। फिर किसी दूसरी गाड़ी में जाकर किसी तरीके से पैडल रिक्शा चला रहे हैं सिख, और ले जाकर उसमें खाना ले जाकर लोगों को खाना दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों में सब पानी भर गया है, उनके यहाँ खाना भी पकाने की जगह नहीं है। अभी दिल्ली की हालत ये है
कि उसके सारे वाटर फिल्टर प्लांट भर गए हैं, डूब गए हैं पानी में, कोई पानी फिल्टर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने घरों में पानी की बोतलें या बड़े जार खरीद के रखे होंगे वो शायद साफ़ पानी पी सकेंगे, लेकिन बाकी तमाम लोग, उनके लिए पीने को साफ़ पानी भी आज दिल्ली में नसीब नहीं होगा। बाढ़ का पानी शहर के किन हिस्सों में कहाँ तक पहुँचा है, इसको देखने के लिए एक बात को समझा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के 500 मीटर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। ये वही बंगला है जिसकी 7 सज्जा में और जिसकी मरम्मत में 47 करोड़ रुपया अभी खर्च हुआ है। अच्छा है पानी वहाँ से थोड़ा दूर रहे, गरीबों के झोपड़े डूबने हों तो डूब जाएं। ये बंगला अगर डूबेगा तो फिर जनता का 150 करोड़ रुपया इस पे और खर्च होगा। इसलिए इतने महंगे बंगले को बचा रहना ज़रूरी है, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली को बचा पाएँ या न बचा पाएँ। हालत ये है कि सरकारों के पास एक रेडीमेड बहाना है, रेडीमेड जवाब है उनके पास में। इतनी बारिश के लिए कोई भी तैयार नहीं थे, मौसम की इतनी बुरी मार के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की तैयारी जो है वो ऐसी मुसीबत से लोगों को नहीं बचा सकती। इतना पानी निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है, जिसको मैं बोलने के लिए यहाँ आया हूँ, कि मौसम की ये मार पहले के मुकाबले अधिक कड़ी होती जा रही है। एक दूसरी बात यह है, पहले के मुकाबले अब ये जल्दी जल्दी भी आ रही है। पहले साल में 2 बार होता था तो अब साल में 3 बार हो रहा है, अगले साल शायद 5 बार होने लगे। पहले अगर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पानी था तो अभी 3 मीटर ऊपर पानी है। लोगों ने दशकों में इतना पानी देखा हुआ नहीं है। 30 साल 40 साल में हिमाचल के लोगों को 40 साल का याद नहीं है कि किन्हीं 3 या 4 दिन में इतना पानी ज़्यादा गिर गया हो। देश के नक्शे को देखेंगे तो दक्षिण के प्रदेशों में 29% कम गिरा है पानी। जो औसत बारिश अभी तक होती है उससे 29% कम गिरा है। लेकिन उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से को देखेंगे, जिनमें यही तमाम राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश का जरा सा हिस्सा, ये जो आता है, यहाँ पर सामान्य से 59% ज़्यादा बारिश हुई है। सामान्य से 59% ज़्यादा बारिश। मैंने इसको समझने के लिए देश की एक सबसे वरिष्ठ, सबसे जानी मानी पर्यावरण शास्त्री हैं सुनीता नारायण, जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नाम की संस्था है, देश की सबसे बड़ी पर्यावरण की संस्था है, वो उसकी मुखिया हैं वो। उनसे मेरी मुलाकात किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में होते रहती है। तो वो विदेश के लिए रवाना हो रही थी, उसके ठीक पहले मैंने उनको टेलीफोन पे पकड़ा। वो वीडियो कॉल पर बात करने की हालत में नहीं थी, लेकिन ऑडियो कॉल में उन्होंने मौसम के इस हाल के बारे में जो कहा है, हम उनकी ज़बानी ही सुनते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ कि सुनीता नारायण का इस बारे में क्या कहना है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मैं चाह रहा था कि हमारे इस YouTube चैनल का जो ऑडियंस है और अखबार के जो रीडर हैं, इनको भी थोड़ा समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये अचानक ऐसा क्यों हुआ है, हिमाचल में और दिल्ली में एकदम से इतनी बारिश कैसे हो गई। इधर सब मिलके 2 चीजें हो रही हैं हमारी इंडिया में जो हमें समझनी पड़ेंगी, और दोनों साथ साथ हो रही है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का बदलाव हो रहा है, इसकी तरफ हमारी जो थोड़ी हम लोग हैं कि किस तरह से हमें विकास करना है हिमालय जैसे क्षेत्र में। ये दोनों चीजें हो रही है। तो एक जलवायु परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें हो रही है। एक कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये ऐसी वायु है जो मेडिटेरेनियन से आती है और पूरे यूरेशिया होती भी हमारे यहाँ आती है, हर साल आती है। ये इस पानी आता है, इससे हमारी बर्फ होती है विंटर में। आपके हम लोगों ने नाम सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उस दफे बात होती है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
जुड़ा आर्कटिक के सिस्टम से। हाँ। तो वहां पर जो जेट स्ट्रीम होती है उससे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो विंड का पैटर्न है, ये वायु का पैटर्न उससे जुड़ा हुआ है। जी। अब आप सोचिए कितना ड्यूरेबलाइज आपका मौसम है। हाँ। क्योंकि वो जेट स्ट्रीम आर्कटिक गर्म होता जा रहा है अब जलवायु परिवर्तन के कारण, जी। उसके कारण आपका जो जेट स्ट्रीम है वो बदलता जा रहा है, और जी। उसके बदलाव के कारण आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बदल रहा है। तो आपने देखा होगा कि इस बार जहाँ हमारे बर्फ दिल्ली जैसे शहर के अंदर हमें जनवरी या फरवरी में 2-3 दफे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती थी। जी। ऐसा नहीं, जी। और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आ रहा है। हाँ। क्योंकि वो बदलाव हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो मौसम पूरी दुनिया का बदल रहा है। तो जी। वेस्टर्न डिस्टर्ब जहाँ जनवरी में आता था वो जी। अब जून के महीने में, जुलाई के महीने में आ रहा है। जी। अब वो कब आया, जब आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर बहुत जलवायु परिवर्तन के कारण वो वहां पर बहुत गर्मी, पहली दफे कह रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में हीट आइलैंड बने हैं। जी। और हीट आइलैंड ऐसे बन गए कि आपका मानसून का अर्ली ऑनसेट हो गया। तो आप जी। समझ सकते हैं, एक तरफ से मानसून, दूसरी तरफ से डिस्टर्बेंस, और जी। इसका जो सिस्टम हुआ वो हुआ हिमालय के ऊपर। जी। 2013 में यही चीज हुई थी जब आपका केदारनाथ का बिल्कुल। बिल्कुल। और अब भी हुआ है। जी। और इसके कारण भीषण बारिश पड़ी है हमारी जी। एरिया जी। में। जी। और आपने देखा ही होगा कि शहर तो बिल्कुल ही पानी के अंदर डूब गए हैं। जी। मगर इसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये तो जलवायु परिवर्तन के कारण है। हाँ। मगर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम बिल्कुल सीख नहीं रहे हैं कि हिमालय जैसी जगह में हमें डेवलपमेंट कैसे करना है, विकास क्या करना है। हाँ। हम ये सोचते हैं तभी हमारा जैसे दिल्ली का दिल्ली की हमारी सड़कों में गाड़ियां बैठा देते हैं, मॉल बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही चीज हिमालय में कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। मगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, और एक के बाद आप देख रहे हैं हर साल कोई ना कोई ट्रेजेडी इस तरह से हो रही है। जी। मगर हम सीख नहीं रहे हैं कि भाई किस मेल का विकास करना है। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि दिल्ली शहर में किस तरह से विकास करना पड़ेगा, जी। क्योंकि इस तरह से बारिश आएगी। जी। अगर हमें दिल्ली, चंडीगढ़, जो भी हमारे शहर हैं वो डूबे नहीं, उसके लिए आपको तालाब बनाने पड़ेंगे, आपको पानी जाने का ड्रेनेज बनाना पड़ेगा। हम सोचते हैं पानी तो 2 महीने आता है, क्या हमें जरूरत, हम घर बना दे, जहाँ भी उसके ऊपर घर बन जाता है। हाँ। तो उसको भर देते हैं, हाँ। नहीं हो तो पत्ता डाल देते हैं उसके अंदर। ये ये जो ना समझी है हमारी, ये अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कुदरत हमें बता रहा है कि आप ना समझ रहे, कि आपकी ना समझी के कारण जो आपकी तबाही होगी वो कुदरत हमें दिखा रहा है। मैं एक दूसरी चीज सुनीता आपसे समझना चाह रहा था, जो नदी जोड़ने की जो योजना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा सरकार के ऊपर टूटा पड़ा है कि इसको अमल किया जाए इसके ऊपर, क्या वो किसी किस्म की चीजों का सॉल्यूशन है? जो सीजनल फ्लड हमारे यहाँ आता है, हर साल बारिश में असम बिहार पूरा डूबा हुआ दिखता है, तो क्या वो किसी तरह के मौसमी बाढ़ का कोई इलाज हो सकता है? वो देखिए, थ्योरी में तो कोई खराब चीज नहीं है। अगर आप देखें सबसे बड़ा जो फ्लड प्रोटेक्शन का जो काम इस देश में हुआ है वो हुआ है बिहार के पुराने जमाने में, जब बंगाल जहाँ नदी को तालाब से जोड़ा गया था। हाँ। ठीक है। हाँ। और वो भी एक नदी जोड़ने का काम हुआ, उसमें कोई खराबी थोड़ी है। आप नाले को जोड़िए, तालाब से जोड़िए, को जोड़िए, और इससे तो पानी आपका बेसिकली दिखा रहता है, और उसके कारण आप मछली पाल सकते हैं, आप खाने बना सकते हैं, आप जो भी करें, मगर आप पानी हर चीज सकते हैं। ये हमारे सही था। हाँ, ये रिवर जॉइनिंग का फ्लड प्रोटेक्शन के लिए जहाँ बात आती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि
ऐसी एक ही नदी है इस देश के अंदर जहाँ पर पानी ज्यादा है, जी वो है ब्रह्मपुत्र। जी ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का पानी अगर आप लाना चाहें कहीं भी, आपको पूरी तरह से चैनलाइज करना पड़ेगा कि वो जो वो चिकन हेड है उसके ऊपर से ला के आपको नीचे लाना पड़ेगा, जो जी। बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। हाँ बाकी की किसी भी नदी को देख लीजिए तो वो 160% यूटिलाइज होती है। जी अब जब बात आती है तो सब नदियों में बाढ़ होती है। हाँ। अगर आप ये सोच लीजिए, अगर आपके पास 2 ग्लास है और दोनों ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो किसी और को अगर किसी में आप- नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक है। जी तो मेरा मानना यह है कि बाढ़ का जो समाधान है वो जरूर इसी में है कि आपको ये तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आप बाढ़ के पानी को किस तरह से संजो सकें। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में कहाँ यूज कर सकते। वाटर रिचार्ज करिए, आप तालाब बनाइए, तालाब बनाइए, अंडरग्राउंड वाटर आप हर जो आप ये सोच के रखिए कि मेरी जो नदियां हैं वो जुड़ी हुई हैं हर कुएं से। आप हर कुएं को आप रिचार्ज पॉइंट बनाइए और ये सोचिए कि मेरा हर कुआं जुड़ा हुआ है और वो वहां नदी में जाता है। हाँ आपका नदी जोड़ने का काम हो गया। मगर दूसरा इंजीनियरों को पैसा जी नहीं मिलेगा। जी ये सोचिए। जी दूसरा मैं एक चीज ये समझना चाहता था, पाकिस्तान में जो अनयूजुअल बाढ़ आई जो कि पहले कभी नहीं थी और मुल्क का एक बड़ा हिस्सा डूब गया वहां पर, जो महीनों तक नहीं उबर पाया, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये उनकी लोकल जिम्मेदारी नहीं है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका दाम उनको चुकाना पड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान जैसा गरीब देश क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा कुछ जोड़ नहीं रहा है, कोई बर्बादी में हिस्सेदार नहीं है, लेकिन बर्बाद होने में वो हिस्सेदार हो गया। इसमें क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, लॉस एंड डैमेज का बहुत बड़ा सवाल है जरूर। और जैसे मुझे पाकिस्तान का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैंने उसको स्टडी नहीं किया है, मगर मैं हिमालय के बारे में जरूर कह सकती हूँ कि देखिए हिमालय में मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जो ये तबाही आई है ये बहुत इसका बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। और इंडिया जैसे देश ने भी ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, हम भी विक्टिम है क्लाइमेट चेंज के। तो जहाँ लॉस का सवाल आता है और जहाँ क्लाइमेट चेंज का सवाल आता है, हमें भी उसका जो हमें नुकसान हुआ है हमें भी लॉस एंड डैमेज फंड जो बन रहा है हमें भी मिलना चाहिए। मगर पाकिस्तान और इंडिया को ये भी सोचना पड़ेगा कि कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज है, मगर कुछ हद तक हमने जो बर्बादी अपने देश में करी हुई है उसके कारण भी ये बाढ़ आ रही है। जी खासकर पहाड़ों के हिस्से को जो किया जा रहा है, जो अभी बहते हुए दिख रहा है पूरा। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सुनीता, थैंक यू। आपने सुना सुनीता नारायण का इस बारे में क्या कहना है। वो पर्यावरण के मामलों में देश में सबसे जानकार लोगों में से एक हैं। वो एक मीटिंग में थी, इसी कॉल के लिए मैंने उनको वहाँ से बाहर आने का अनुरोध किया और उन्होंने ये बात की है। उनकी बातों से ये साफ होता है कि किस तरह कुछ तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक तक में जो बर्फ़ पिघल रही है उसकी वजह से उसका असर भी यहाँ तक देखने मिल रहा है जलवायु परिवर्तन में। लेकिन बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो हमारा खुद का बनाया हुआ है। पहाड़ी इलाकों में इंसान जिस तरह से ऐसे विकास कर रहे हैं, ऐसे निर्माण कर रहे हैं जैसे कि वो दिल्ली शहर में कॉलोनी बना रहे हैं, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि ऐसा बेतरतीब, ऐसा खतरनाक, ऐसा बेदिमाग विकास वहाँ पर पहाड़ों में किया जा रहा है, हिमालय के दूसरे हिस्सों में किया जा रहा है कि उसकी वजह से भी बर्बादी हो रही है। मैंने उनसे ये भी पूछा था, नदी जोड़ योजना जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा, उस पर भी आपने थोड़ी सी उनकी बात सुनी। अब मैं कुल जमा एक बात पर लौटता हूँ कि हमने अपने पर्यावरण को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी बात यह है कि एक एक इंच ज़मीन का कंक्रीटीकरण हम कर रहे हैं शहरों में। सड़कों के किनारों को भी पाट दे रहे हैं, गार्डन को भी पाट दे रहे हैं। जिन जगहों से भी पानी ज़मीन में जा सकता था उन सबको पाट दे रहे हैं। जितनी नदियां हैं वो सिल्टिंग से बंद हो जा रही हैं, उनमें वहाँ पर गाद जम रही है।
नदियों की तलहटी में गाद जम रही है, उसमें पानी ढोने की क्षमता घट गई है एकदम से। अगर आप देखेंगे तालाब पटते चले जा रहे हैं, मैं मेरे ही शहर में देखता हूँ, हर तालाब पटते चले जा रहा है, किनारों पर निर्माण हो रहा है, तालाब पट रहे हैं, बिल्डर जो हैं वो तालाब पाट देते हैं, ये पूरे देश में चल रहा है। हम अगर देखें तो नदियों के किनारे इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है पूरे देश में कि जब कभी बाढ़ आती है वो पूरा का पूरा कचरा नदी के पानी में बहकर और उसके साथ जाकर कहीं भी वो पानी को जाम कर देता है, जिसकी वजह से बाढ़ की भयावहता और बढ़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानों की बनाई हुई है, जो इंसानों की बेदिमागी बददिमागी इसकी वजह से हुई है। ऐसा नहीं कि सरकारों को सावधान करने के लिए लोग नहीं हैं। बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सरकार को कह रहा है और सरकार उसके लिए पैसा नहीं जुटा पा रही है, वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके पर्यावरण के नुकसान कुछ लोग अलग भी गिनाते हैं जीव जंतुओं पर, लेकिन जब बाढ़ की वजह से घर, शहर, गांव, कस्बे, इंसान सब डूब जा रहे हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत पानी को ठिकाने लगाने की है कि कैसे उसको ठिकाने लगा सकते हैं। ये भी समझने की ज़रूरत है कि पानी को किस तरह से ज़मीन के भीतर वापस डाला जा सकता है, जो सुनीता बतला रही थी। क्योंकि हम निकाल रहे हैं, पंप लगा लगा कर पानी को निकाल रहे हैं ज़मीन से, इस्तेमाल बढ़ते चल रहा है उसका लगातार, लेकिन ज़मीन के भीतर पानी को डालना, अंडरग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग ये कम हो रही है। अगर ये सब चलते रहता, उन्होंने बतलाया कि किस तरह से बिहार और बंगाल में पुराने समय से बाढ़ का मैनेजमेंट परंपरागत रूप से अच्छा होता था, जहां नदियों को तालाब से जोड़ देते थे कि जब नदी में पानी बढ़ेगा वो पानी तालाब में आ जाएगा। ये मैंने भी छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के समय कई लोगों को सुझाया था कि बारिश का अतिरिक्त पानी उसको तालाबों से कैसे जोड़ा जाए, कैसे नदी को बाढ़ से रोका जाए, लेकिन सरकार को सुहाया नहीं था शायद वो सुझाव। खैर, तो मैं आज ये आपको बतलाने आया हूँ कि जो हालत है वो बहुत ही भयानक है। चूँकि दिल्ली डूब गई है, चूँकि दिल्ली का पूरा ढांचा चौपट हो गया है, दिल्ली में इतवार तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी दफ्तर सब बंद कर दिए गए हैं। चूँकि एनडीआरएफ की टीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई बचाव की टीम है, एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर जगह जगह घूम रही है, ट्रैक्टर लेकर घूम रही है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। लोग अपनी टूटी फूटी खाट तक को लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी नीचे भी जाएगा तो कीचड़ में सोने के लिए उनको एक खाट ही काम आएगी, और तो उनके झोपड़ियों में, घरों में कुछ है नहीं। तो हम जब वीडियो देख रहे हैं वो हमको इतने भयानक लग रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि जिनका रोज़गार खत्म हो गया है, जिनकी सड़कें खत्म हो गई है, जिनके घर बह गए हैं, वो किस हालत में होंगे। इस देश को और अधिक सोचने की ज़रूरत है कि कैसे किया जाए। ये देश जो कि जाने कितनी, मैं देख रहा हूँ वंदे भारत ट्रेन, टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरी जगहों पे रिपोर्ट है कि किस तरह से वंदे भारत ट्रेन खाली चल रही है। कहीं 21% मुसाफिर हैं, कहीं 29% हैं, कहीं 32% मुसाफिर हैं। लेकिन हम हैं कि हम उन रास्तों पे दूसरी गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चलाने में लगे हुए हैं। हम दूसरे ऐसे ढांचे बनाने में लगे हुए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ लोगों के ज़िंदा रहना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर बचाव नहीं हो रहा है। मैं अकेले दिल्ली शहर को लेकर फ़िक्रमंद नहीं हूँ, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा बैठा है, 32 जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो दिल्ली को बचाने के लिए वो 32 लोग बहुत हैं। वो किसी भी सरकार को, अफसर को, नेता को कटघरे में जब चाहे खड़ा कर लेंगे। इनमें से हर जज अपने बंगले में सुनवाई शुरू कर लेंगे, अपने बंगले में अफसरों को बुला लेंगे, मंत्रालय को बुला लेंगे और कहेंगे कि क्या कर रहे हैं। इसमें वो लोग, दिल्ली को बचाने में वो लोग पर्याप्त सक्षम हैं। यमुना के किनारे जो गरीब बह गए हैं, जो जिनके घर नहीं रह गए हैं, जिनके पास अभी न काम बचेगा न घर बचेगा, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, ऐसे लाखों लोग बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। कल जब पानी नीचे आएगा तो भी उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, रोजगार भी नहीं होगा। उनके औजार बह गए हैं, उनका सामान बह गया है, उनकी दुकान बह गई है, कुछ नहीं बचा है उनका। ये सोचने की ज़रूरत है
कि ऐसी बाढ़ में जिनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही है उनके लिए किस तरह एक सरकारी राहत का इंतज़ाम होना चाहिए, जिनका रोज़गार नहीं रह गया है, औजार नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया है, वो लोग वंदे मातरम ट्रेन को रोक कर अगर उसमें भी लोगों को सुलाएंगे तो भी 200-500 लोग ही उसमें रह पाएंगे। तो देश को अपनी प्राथमिकताएं तय करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान मौसम की उतनी मार झेल रहा है, जलवायु परिवर्तन की उतनी मार झेल रहा है जितना प्रदूषण वो धरती पर जोड़ नहीं रहा है। तो इसको भी मुआवजा मिलना चाहिए, जैसा कि सुनीता ने कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय फंड होगा उससे इसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो खुद हमारी बर्बादी की हुई है, अगर हमारी सड़क पुल ये सब गिर जा रहे हैं, बह जा रहे हैं हिमाचल में, इस पे कोई मुआवजा दुनिया की कोई फंड नहीं देगा इसके लिए मुआवजा। इसके बारे में हम दूर बसे हुए हैं। ये इलाका जिसमें हम हैं, मैदानी इलाकों में, यहाँ ऐसी कुदरती मार नहीं पड़ती है। लेकिन सोचिएगा इस बारे में कि देश को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सिर पे नहीं आ रहा है, हमारे सिर पे अगर भूकंप नहीं आ रहा है तो भी देश में और दुनिया में भूकंप से जहाँ तबाही होती है उसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग धरती कहे जाने वाले एक ही गांव के रहने वाले हैं। फिर मिलते हैं किसी खबर को लेकर। आपको हमारे वीडियो रिपोर्ट अच्छे लगते हों तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। और हाँ, मैं जाते जाते इतनी अपील आपसे ज़रूर करूँगा, आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, आप कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। आपकी जान बची रहनी चाहिए, हिफाजत से रहिए, क्योंकि हम बरसों तक आपको वीडियो